ठीक है, चलो तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में वापस आ जाते हैं हम लोग। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, तो सुनना भाई जरा सा। तो इसके कुछ रिजल्ट दिखाने जा रहे थे हम उस दिन कल, लेकिन छोड़ दिया था। तो कुछ रिजल्ट लिखना और कुछ डेफिनेशन लिख लेना। क्या रिजल्ट है? पहला रिजल्ट है आपका करस्पॉन्डिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, करस्पॉन्डिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर of a linear operator, of a linear operator, there exists one and only one बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। क्या बता रहे हैं? इसका बता रहे हैं वन एंड ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब आइगन वैल्यू। तो कह रहा है कि एक करस्पॉन्डिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, एक कैरेक्टरिस्टिक दो आइगन वैल्यू, ठीक है ना, दो अगर करस्पॉन्डिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन आइगन वैल्यू। मतलब ये है कि एक आइगन वैल्यू से एक ही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिलता है, कभी भी दो एक आइगन वैल्यू से दो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को? अगर लेमडा बराबर मान लो, ठीक है, या लिख दे रहा है दैट इज करके मोर बता रहे, जरा सा दैट इज करके मोर बता रहे हैं कि इफ ए हैज आइगन वैल्यू लेमडा वन, ठीक है, ये ले लिया तो क्या होगा? देन आइगन वेक्टर भी क्या होगा? एक ही होगा। देन आइगन वेक्टर फॉर लेमडा वन इज यूनिक, ठीक है, दैट इज थोड़ी देर के लिए हम इसको x1 मान ले रहे हैं। तो एक आइगन वैल्यू से एक ही आइगन वेक्टर मिलता है, ठीक है, याद रखना भाई। हाँ, अगर दो आइगन वैल्यू सेम हो जाए, मान लो दो आइगन वैल्यू सेम है, तो उस केस में सेम दो आइगन वैल्यू सेम है तो हो सकता हो दोनों आइगन वैल्यू जो सेम है उसके लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी आ सकते हैं और उसके लिए सेम भी आ सकता है, याद रखना। लेकिन एक बात हम लिख दे रहे हैं कि अगर सपोज करो ए हैज, मान लो ए हैज आइगन वैल्यू लेमडा वन दोनों आइगन वैल्यू सेम आ रही, लेमडा वन दो आइगन वैल्यू आ गई सेम, ठीक है, तो क्या होगा भाई? तो देन आइगन वेक्टर, तब आइगन वेक्टर क्या होगा? आइगन वेक्टर फॉर लेमडा वन मे बी x1 ओनली, और आइगन वेक्टर लिखना चाहिए हमको, और आइगन वेक्टर फॉर लेमडा वन मे बी x1 एंड x2। मतलब समझ रहे हो? मतलब दो अलग अलग भी एक आइगन, अगर दो सेम आ जाए आइगन वैल्यू, अगर दो आइगन वैल्यू सेम आ जाए तो उससे हो सकता हो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर सेम आ रहा हो, एक ही भी हो सकता है, या दोनों का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर अलग अलग भी हो, एक ही, सॉरी, आइगन वैल्यू एक ही है लेकिन उसे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाला हो, दो भी आ सकते हैं या एक भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये बात याद रखना जरा, ठीक है। चलो और रिजल्ट लिखते हैं जैसा। अच्छा, क्या एक रिजल्ट हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, रिजल्ट को थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख रहे हैं, दूसरा नंबर रिजल्ट लिख रहे हैं।
कि नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, non-zero scalar multiple of a characteristic vector is also a characteristic vector। मतलब अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का किसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा। एग्जांपल के तौर पर हमने कह दिया, मान लो सपोज पर हमने कह दिया x बराबर लिखा है 1 2 3, हमने कह दिया क्या है आपका, ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है इसका ऑफ मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए का कह दो, लीनियर ऑपरेटर टी का कह दो। तो देन अब आप लिखते जाओ, तो ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इसमें 2 टाइम्स कर दो, के कर दे डायरेक्ट, देन के इतना, ये भी क्या हो गया, इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए, ये भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हो गया, जहां पर के क्या है, के नॉन जीरो रियल नंबर है, के नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे भाई कि कोई भी नॉन जीरो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर में किसी नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो तो जो आता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ही होता है। अब थोड़ी नई चीज पढ़ने जा रहे हैं लोग, ठीक है, आइगन स्पेस, ये आपने कभी नहीं पढ़ा है, नई चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। आइगन स्पेस थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा अभी धीरे धीरे भाई, कोई परेशान ना होना भाई, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता होगा, बहुत दिन चल लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा, शायद ही किसी में इतने कॉन्सेप्ट होंगे। एक लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये दोनों बहुत कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में इतने नहीं जितने लीनियर अलजेब्रा में है, एब्स्ट्रैक्ट में तो फिक्स चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो सुनो भाई जरा सा, आइगन स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, सेट ऑफ all the eigenvectors, ठीक है, set of all the eigenvectors with zero vector, यानी जीरो वेक्टर भी उसमें डाल दोगे, set of all the eigenvectors with zero vector, किसके लिए, of corresponding to eigenvalue lambda, eigenvalue कुछ मान लो, कोई आइगन वैल्यू के लिए होगा, करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू, किसी आइगन वैल्यू से जितने भी आइगन वेक्टर आ रहे हैं, जिसकी आइगन वैल्यू से जितने भी आइगन वेक्टर मिल रहे हैं उन आइगन वेक्टर का सेट, वो भी वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। फॉर्म अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V is called आइगन स्पेस। तो आइगन स्पेस क्या होता है, ध्यान सुन लेना, सीधी सी बात, आपने क्या किया, आपने कोई मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके लिए भी कह सकते हो, आपने मैट्रिक्स लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, उसकी आइगन वैल्यू निकाली। अब किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, अरे भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स में कर लो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैट्रिक्स में कर लो, मैट्रिक्स में करने का सबसे आसान तरीका होता है आप सीधे यूजुअल बेसिस मान लो मन में, वैसे भी सीधे x1 x2 x3 या xy z दिए हो उनके कोफिशिएंट्स को रो के फॉर्म में लिख दो, खत्म हो जाता है सीधे सीधे डायरेक्ट। तो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आपको आइगन वैल्यू चाहिए तो पहले उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो और मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल लो। मान लो किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आई है 1 और 2 आई है, तो पहले आप लेमडा बराबर 1 के लिए निकाल दो, कल करके दिखाया था हमने, कल परसों करके दिखाया होगा हमने। तो लेमडा बराबर 1 लिया, पहले आइगन वैल्यू 1 उठाई, अब उससे जितने भी आइगन वेक्टर आ रहे हैं उन सभी आइगन वेक्टर्स का सेट जो आएगा उसी सेट को कहते हैं आइगन स्पेस, ठीक है, और वो वेक्टर स्पेस बनाता है, और उस सेट को आइगन स्पेस कहेंगे और उसकी डायमेंशन को कह देंगे। अब भाई उसका बेसिस भी तो निकल जाएगा, हर वेक्टर स्पेस का बेसिस तो एग्जिस्ट करता ही करता है भाई, फाइनाइट डायमेंशनल हो इनफाइनाइट हो सबके लिए बेसिस आता है। तो आपने क्या किया, आपने जो आइगन स्पेस आया उसके बेसिस निकाला, उसकी डायमेंशन निकाली, तो डायमेंशन जो आएगी उसको कह दो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, अब उसको कह दो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस,
डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस को ही कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। नई बात बता रहे हैं, लिख रहे हैं इतना, इसको आगे लिख रहे हैं, देखना जरा सा एक बार और कनेक्ट करेंगे भाई, ठीक है, परेशान ना होना कोई। तो आइगन स्पेस का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा डेफिनेशन जैसा यूजुअल देखो, हम लिख दे रहे डेफिनेशन आइगन स्पेस की एक और, ठीक है। आइगन स्पेस क्या होता है, ई लेमडा। ई लेमडा का मतलब इसमें वो वेक्टर होते हैं, इसमें वो वेक्टर होते हैं जिनके लिए टीवी बराबर लेमडा वी, अरे वही लिखा है, ये लिखने का तरीका अलग है। टीवी बराबर लेमडा वी जब लिखते हो तो बताओ वी क्या कहलाता है, वी कहलाता है आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर्स का सेट ही कहलाता है आइगन स्पेस। ये क्या है, इज आइगन स्पेस। ये आपका आइगन स्पेस हो गया, किसके लिए, फॉर आइगन वैल्यू लेमडा के लिए। वही चीज लिखी भाई, या ऐसे ही तो मैट्रिक्स के टर्म में कह दो, या मैट्रिक्स के टर्म में कह दो, मैट्रिक्स के टर्म में कह दोगे तो कह दो भाई एक्स इसमें वो सेट होंगे, उन एलिमेंट का सेट जिनके लिए ax बराबर लेमडा एक्स। अरे बात तो वही है, ax बराबर लेमडा एक्स लिखते हो तो x क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर, और सारे आइगन वेक्टर का सेट क्या हो जाएगा, आइगन स्पेस। तो ये आइगन स्पेस हो गया भाई, ठीक है। चलो ई लेमडा क्या होता है हमेशा, ई लेमडा आइगन स्पेस, ये मैट्रिक्स के टर्म में है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ई लेमडा हमेशा क्या होता है, ई लेमडा हमेशा सब स्पेस होता है, किसका, ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f, जो वेक्टर स्पेस लिया गया है। अब एक चीज आती है भाई, नई डेफिनेशन है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, शॉर्ट में एम बोलते हैं, एम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसको बोलते हैं एम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अरे भाई कोई आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है, मान लो एक मैट्रिक्स ए लिया, उसकी आइगन वैल्यू ली, दो बार रिपीट हो रही है, मान लो दो रिपीट हो रही है, तो कहोगे इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दो है। तो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, नंबर ऑफ टाइम्स एम इज द, ऐसे लिखो, एम इज द नंबर ऑफ टाइम्स, एम क्या होता है, एम इज द नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइगन वैल्यू रिपीट, कोई आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है वो एम, ठीक है। एग्जांपल के लिए कह दिया हमने, लो हमने कहते कोई मैट्रिक्स ये लिया आपने, आपने कोई मैट्रिक्स ली है 1 3 और चलो यहाँ 2 ले लिया, 3, चलो 3 ले लिया, 3 3 और 0 0 ये ले लिया हमने, ठीक है। तो आप इसकी आइगन वैल्यू निकालो जरा, आइगन वैल्यू निकालो, a माइनस लेमडा आई कितना हो जाएगा बताओ जरा सा, a माइनस लेमडा आई होगा 3 माइनस लेमडा 0 3 माइनस लेमडा। वैसे भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं भाई आइगन वैल्यू होती है, वैसे भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, ऐसे वाली डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाली प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वही आपकी आइगन वैल्यू होती है भाई, वैसे भी। अच्छा निकाल भी लो, तो ए माइनस लेमडा कितना आगे बोलो, ये हो गया आपका कितना 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, तो लेमडा कितना हो जाएगा आपका 3 3, तो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो कहोगे एम ऑफ 3 इज 2, सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा बराबर 3 इज 2, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2। तो जितनी बार कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही होगी, जितनी बार कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही होगी वही उसकी हो जाएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जितनी बार कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही होगी वही उसकी हो जाएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें आते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो देख लो जरा सा, वो अलग है थोड़ा सा, उसके लिए आपको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, कुछ शॉर्टकट्स हैं वो आगे बाद में बताएंगे उसके बारे में भी, पहले तो लॉन्ग कट पढ़ेंगे। यस कर रहे हैं, अब आते हैं हम लोग जीएम, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी।
ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये क्या होती है भाई आपकी? अरे डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, आइगन स्पेस की डायमेंशन कहलाता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो लिख दे रहे हैं जीएम इज द डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, आइगन स्पेस की डायमेंशन कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। किसके लिए? फॉर एन आइगन वैल्यू, किसी एक आइगन वैल्यू के लिए भाई, फॉर एन आइगन वैल्यू लैम्डा, इसी आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए आइगन स्पेस की आइगन स्पेस निकाला, आइगन स्पेस की डायमेंशन होगी, वही कहलाएगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। अच्छा कुछ रिजल्ट है जरा नोट कर लेना भाई। क्या रिजल्ट है भाई इसमें? पहला कि हमेशा एम जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है हमेशा, यानी नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है और डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस से हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी, और दोनों ही 1 से बड़े होते हैं, दोनों ही 1 से बड़े होते हैं। ठीक है ना? चलो सीधी सी बात हो गई भाई। अब आप अगर आपका कभी एम आपका अगर मान लो 2 है, ठीक है ना, अगर आपका एम आपका मान लो 1 है, इसी में बात ये नीचे आ रही बात में कि अगर आपका एम आपका 1 है, अगर इसी में आपका एम आपका 1 आ गया, अगर एम 1 है तो जीएम भी कितना होगा? फिर 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 भाई एम जीएम से बड़ा होता है ना, और दोनों ही 1 या 1 से बड़े होते हैं। जब एम 1 है तो फिर जीएम भी कितना होगा? वीएम 1 या 1 से छोटा। देखो भाई अगर एम 1 रख दोगे तो जीएम क्या होगा? 1 या 1 से छोटा, और 1 या 1 से छोटा में 1 से छोटा तो होता ही नहीं दोनों में से कोई भी, दोनों ही 1 से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब है जीएम भी कितना होगा इस केस में? फिर 1। ना समझ में आए तो बाद में फिर सोचना आराम से। अगर एम आपका 2 है तो जीएम कितना हो जाएगा? बोलो 2 होगा या 1 होगा? क्योंकि जीएम क्या होता है? एम के बराबर या उससे छोटा, तो जीएम होगा 2 या उससे छोटा 1। तीसरी बात, अगर एम आपका 3 है, अगर एम 3 है तो फिर जीएम कितना होगा? तो जीएम आपका होगा 3 या 2 या 1। पता है ना भाई, जीएम होता है हमेशा एम से छोटा या बराबर, लेकिन हमेशा 1 या 1 से बड़ा, 1 से छोटा नहीं होता है। ये कुछ शॉर्टकट लिखे हुए हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, ये शॉर्टकट्स हम पहले बता चुके हैं भाई, याद होगा आपको ये, याद होगा भाई। अगर ए आपकी 2x2 मैट्रिक्स है, अगर ये आपकी 2x2 मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी याद है? पीछे बताया हुआ है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे, शॉर्टकट फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर, याद आया भाई, माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा और प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। रिमेंबर बताया हमने ये। अगर आपका ये 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो होता है लैम्डा क्यूब, ठीक है, और माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर और प्लस A11 A22 और A33 इंटू लैम्डा। अभी बता रहे क्या था? माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये आपका A11 क्या होता है? वेयर वेयर A11 जो होता है इज कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर निकालना आपको आता है, और A22 इज कोफैक्टर ऑफ A22 और A33 इज कोफैक्टर ऑफ A33। ठीक है, तो ये चीज होता है भाई। ऐसे भाई हम आगे नहीं लिख रहे हैं, अगला n के लिए है, लेकिन आपको इसके ऊपर जरूरत पड़ती नहीं कभी, हम n वाला नहीं लिख रहे हैं, वो आपके नोट्स में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। एक ये रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर ए मान लो ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n है। वैसे भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये निकलते हैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं, और कैसा है? सच दैट कि रैंक ऑफ ए जो है वो r है। ठीक है भाई, रैंक हमेशा ऑर्डर से क्या होती है? रैंक हमेशा ऑर्डर से कम होती है या बराबर होती है?
कभी ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकती है। याद रखना, रैंक हमेशा ऑर्डर से कम या ज्यादा बराबर, रैंक कभी ऑर्डर से ज्यादा नहीं होती मैट्रिक्स के ऑर्डर से, तो ये ध्यान रखना भाई। तो देन एटलीस्ट n माइनस आर आइगन वैल्यूज, एटलीस्ट n माइनस आर आइगन वैल्यूज आर जीरो, कम से कम n माइनस आर आइगन वैल्यू जीरो होती है। अगर बराबर हो गया दोनों, यानी जितनी आपका ऑर्डर है उतनी ही रैंक आ रही है, तब तो उस केस में कोई भी आइगन वैल्यू जीरो होगी नहीं, सीधी सी बात। क्योंकि भाई दोनों बराबर हो गया तो n माइनस एन और आर बराबर, तो जीरो माइनस जीरो सॉरी कट जाएगा, n और r बराबर, तो ये जीरो आ जाएगा ये रिजल्ट। तो इसका मतलब कितनी आइगन वैल्यू जीरो होगी, जीरो आइगन वैल्यू, कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होती उस केस में। यानी आइगन वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब आपके पास 100% जीरो होगी। कब, अगर रैंक आपकी कम आ रही है, ऑर्डर ज्यादा है, तो एक आइगन वैल्यू कम से कम जरूर जीरो होगी, उससे ज्यादा भी जीरो हो सकती है भाई, तो कम से कम एक आइगन वैल्यू उस केस में जरूर जीरो होगी। आप जैसे ये देखना भाई जरा सा, एक क्वेश्चन है जैसे, एक मिनट रुक जाना जरा सा, एक मिनट जरा सॉन्ग से क्वेश्चन खोल ले जरा। आइगन वेक्टर आइगन स्पेस क्वेश्चन दे दिए सही से स्क्रीन शायद।